तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्कस किया था। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने केमिस्ट्री पहले स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अर्थात धातु और अधातु जो है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने देखी और साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज़ अर्थात गुणधर्मों के बारे में हमने देखा। उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ अलॉयज़ जैसे चीज़ों को हम समझेंगे, मिश्र धातु को समझेंगे और साथ ही साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के कुछ फंडामेंटल्स को हम समझेंगे अर्थात धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है, तो उससे किस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको हम जो है काउंटर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलॉयज़ के बारे में। अलॉयज़ क्या होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अलॉयज़ जो होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आपको जानना है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये टर्म आपको जो है यहाँ पर ध्यान से समझना है कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से का होमोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये जो है इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं समांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। तो बेसिकली अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो वो इस टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट मैटर्स होते हैं, जो उसमें मिक्स होते हैं, वो एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं। बोलने का मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब एक रूपता जहां पर दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपने क्या किया है कि एक नींबू पानी लिया है और उसमें शक्कर मिलाया है, नींबू का थोड़ा रस मिलाया है और वाटर लिया है और उसको आपने एक बार जो है पूरा डिज़ोल्व कर दिया, मिला दिया, तो क्या आप वहाँ से नींबू के रस को अलग कर पाएंगे या देख पाएंगे अलग से, या फिर शक्कर जो है वो डिज़ोल्व होने के बाद क्या उसको आप अलग से देख पाएंगे? तो जी नहीं, उसको नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जहाँ हम किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग से उसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण की, तो मतलब ये वो मिश्रण होता है जिसमें हम अलग से उसके कंस्टिट्यूएंट को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम सैंड में या जो है रेत में लोहे के टुकड़े मिला देते हैं तो उससे जो मिक्सचर तैयार होगा, तो क्या उसमें आप आसानी से लोहे के टुकड़े देख सकते हैं? तो जी हाँ, आसानी से उसमें आप लोहे के टुकड़े देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ऐसा मिक्सचर जिसमें हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या कंस्टिट्यूएंट्स को, जो घटक हैं, उसको हम जो है देख नहीं सकते सेपरेटली, वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, एक रूप से जो है पूरा तरफ से फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक प्रकार से होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। तो ये किसका होमोजेनियस मिक्सचर है? ये अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको याद रखना है। कई लोग नॉन मेटल्स नहीं लिखते हैं या ऑप्शंस में अगर दिया रहेगा नॉन मेटल्स का भी है क्या, तो जी हाँ, नॉन मेटल्स का भी होगा। ठीक है, तो मेटल्स विथ मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। तो कैसे? एग्जांपल के तौर पे जैसे स्टील है, स्टील में आयरन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, कार्बन भी होता है सम अमाउंट में। ठीक है, तो कार्बन भी कई जगह जो है मिक्स किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इफ यू टॉक अबाउट द अलॉयज, देन आपको याद रखना है मेटल्स विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में, ये बात आपको याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एडिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्टील में ऐसा करते हैं या आयरन में भी हम जो है क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम बोले तो कोई भी मेटल्स है उसमें एक मेटल सबसे ज़्यादा मौजूद होगा और उसके बाद हम कुछ दूसरे अलॉइंग जो है मेटल्स या अलॉइंग सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है कॉपर जो है 60% टू 70% लिया, मान लीजिए हम ले रहे हैं कॉपर। ठीक है, ये कॉपर को हम बोल रहे हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोल रहे हैं? पेरेंट मटेरियल या पेरेंट मेटल बोल रहे हैं। क्यों पेरेंट मेटल बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है। मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसको हम पेरेंट मेटल बोलेंगे या मेन मेटल बोलेंगे। अब इसमें हम कोई चीज जाके जो है क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करेंगे। तो जो उसमें हम डालेंगे उसको बेसिकली हम अलॉइंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम अलॉइंग एजेंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उसमें हम अलॉइंग एजेंट मिलाते हैं और उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन उठ रहा है कि अलॉय क्यों बनाना है हमको या मिश्र धातु का निर्माण क्यों करना है।
तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेटल्स की स्ट्रेंथ या कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को अगर हमको अल्टर करना है, उसको बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्टील की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू आयरन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टील का इस्तेमाल हम बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर स्टील का इस्तेमाल करते हैं कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुल वगैरह में हम जो है, या फिर जैसे हम बर्तन देखते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो कई प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती है जो हमको डिज़ायर्ड होती है, तो ऐसी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी हमको मेटल्स में नहीं मिल पाती, तो फिर हम क्या करते हैं उन मेटल्स में कुछ और सब्सटेंसेस को मिलाते हैं जिसके फलस्वरूप हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हार्डनेस की बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, टफनेस की बात कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से हम बोल रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में उसकी शक्ति, उसकी कठोरता, उसका लचीलापन, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कुछ गुण हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है उन्हीं सब प्रॉपर्टी के लिए हम जो है यहाँ पर एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, अलॉय का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो जो भी हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्यों है अलॉय की, हम किन किन चीजों को मिक्स करते हैं, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने आपको वहां पर बताया, तो नॉन मेटल्स को भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। और दूसरी चीज होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेटल का मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम पेरेंट मेटल किसको बोलते हैं और अलाइंग एजेंट किसको बोलते हैं, ये भी आपको जो है याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। और ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में जनरली हम देखते हैं तो मिश्र धातु के जो एग्जाम्पल है जनरली उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेबल में कुछ अलॉयज के बारे में दिख रहा है, मिश्र धातु के बारे में दिख रहा है, वो किन से बना हुआ है, उसके घटक के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है, और उसका उपयोग भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इनको आपको जो है नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इसके लिए आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये पूरा टेबल आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब इतना आपको याद करना पड़ेगा, तो कोई याद करने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में समझनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास से लेकर अगर हम बात करें ये मोनेल मेटल तक बात करें, और इसमें एक और है बेल मेटल। ठीक है, इतना को अगर हम जो मैं रेड कलर में यहाँ पर जो मार्किंग किया हूँ, अगर आप इतने जो है अलॉयज को देखें तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि इन सब में कॉपर कॉमन है, और ये कॉपर जो है ये मेन मेटल, पेरेंट मेटल की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। मतलब इसका परसेंटेज जो है इस पूरे मिक्सचर में, होमोजेनियस मिक्सचर में, इन कॉपर का जो है बेसिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, डच मेटल, डेल्टा मेटल, मुंज मेटल, मोनल मेटल, और साथ साथ बेल मेटल, इतने जो एलॉयज आपको दिख रहे हैं, इन सब में अगर हम बात करें पेरेंट मेटल की तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कॉपर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ब्रास है, ब्रास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी यहाँ पर दे दिया है। पीतल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं पीतल में कॉपर जो है 70% है और जिंक कितना है, 30% है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कॉपर 70% और जिंक 30%। परसेंटेज आपको बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट होता है, थोड़ा बहुत उसको वेरी भी किया जाता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम ब्रास बनाएंगे जरूरी नहीं है 70% हो, वो एक रेंज में जो है बेसिकली वहां पर वो बेसिकली वो होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कॉपर और जिंक का बना होता है ब्रास, जिसको हम पीतल भी बोलते हैं। तो कॉपर और जिंक, इसका इस्तेमाल बेसिकली टेंसाइल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ब्रोंज की बात करें जिसको हम कांस्य बोलते हैं, तो उसमें कॉपर और क्या डाला होता है, टीन डाला होता है। कॉपर तो हो गई, इन सब में कॉपर तो है ही, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, इनकी लिस्टिंग कर लीजिए। और लिस्टिंग में आप प्राइमरी वाले तो कॉपर हैं, ये अब आपको याद हो जानी चाहिए कि इन मेटल्स का नाम लिए तो पहला एलिमेंट तो कॉपर ही है, मेन एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट को आपको जो है याद रखना है। तो ब्रास जिसको हमने पीतल बोला उसमें जिंक, ब्रोंज जिसमें हमको कांस्य बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, इसमें टीन मौजूद होता है कॉपर के साथ में। जर्मन सिल्वर में जिंक और निकिल, रोल्ड गोल्ड में एल्यूमिनियम, गन मेटल में टीन, जिंक और लेड इतना होता है। डच मेटल में जिंक होता है, ठीक है, कॉपर के साथ में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, ब्रास और अगर हम बात करें डच मेटल, दोनों में जिंक होता है, लेकिन जिंक का जो मात्रा है ये आपको जो है यहाँ पर अलग अलग दिखेगा आपको। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 30% दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी मेटल में तो उसमें जो उसकी मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। इसको आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डच मेटल की बात करें तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि कॉपर
जो है 80% हो गया। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रास था, ठीक है, जो अगर हम ब्रास की बात करें, ब्रास मतलब जो आपका जो है क्या है, पीतल, पीतल में अगर हम देखें तो उसमें जो है कॉपर था वो 70% था। जबकि अगर हम बात करें इसकी बात करें जिंक की, तो जिंक कितना है यहाँ पर 30% है ब्रास में। जबकि डच मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉपर 80% है और जिंक क्या है 20% है। तो थोड़ा सा कंपोजिशन में फर्क हो गया, तो उसी कारण से वो डिफरेंट अलॉय के रूप में आपको जो है देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी है गन मेटल, गन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। जनरली जो इंपॉर्टेंट है उसमें ब्रास इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ब्रोंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गन मेटल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा बेल मेटल जो है इसको बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज, देखिए कई चीज याद रखना आपको आसान हो जाएगा। ब्रोंज की बात करें और बेल मेटल की बात करें, दोनों बी से है, ठीक है। बेल मेटल और ब्रोंज मेटल दोनों में कॉपर और टीन का इस्तेमाल हुआ है, परसेंटेज बस डिफरेंट है, इसको आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज तो सेम है। इसके अलावा रोज मेटल में आप देख रहे हैं बिस्मथ, लेड और टीन। ड्यूरेलियम में ड्यूराल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और बेसिकली मैग्नीज, और इसके अलावा मैग्नालिनियम है, सोल्डर है, टाइप मेटल्स हैं, ऐसे अलग अलग मेटल्स दिए हुए। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील जो है बहुत पूछा जाता है, इसमें आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन, ये जो है बेसिकली यहाँ पर जो है डाला जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है डिफरेंट जो है आपने अलॉयज देखे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है और उसके इस्तेमाल यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली मुंज मेटल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। मुंज मेटल जो है कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जनरली इसके उपयोग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और गन मेटल तो सिंपल से गन बैरल्स, गियर्स, बियरिंग्स बनाने के लिए जो है बेसिकली इस्तेमाल होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील का जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पस है, सर्जिकल कैटलरीज होती है जो सर्जरी करने के लिए जो उसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने जो है डिफरेंट मेटल्स और उसी कंपोजिशन को देखा। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, पीतल का इस्तेमाल जो है बर्तन बनाने में, कांसा जिसको हम कांस से बोलते हैं उसमें आप देख सकते हैं सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल भी बर्तन बनाने के लिए होता है। रोल्ड गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये सस्ते आभूषण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। गन मेटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। डेल्टा मेटल जो है अगर आप देखें तो हवाई जहाज के डैन पंख बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मुंज मेटल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कॉपर और जिंक होता है, सिक्के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर और भी दिए हुए हैं मोरल मेटल, रोज मेटल, सोल्डर की अगर हम बात करें तो लेड और टीन ये होता है 50-50 में। सोल्डिंग करने के लिए जो भी हम वायर की सोल्डरिंग करते हैं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम सोल्डर बोलते हैं, उनमें ये बेसिकली होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा बेल मेटल की हमने बात की, घंटी और मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेनलेस स्टील के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ परसेंटेज भी आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो परसेंटेज भी देख सकते हैं। जनरली परसेंटेज से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट जो हैं, जो घटक है उनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उसके उपयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओर और मिनरल्स। अर्थात हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अयस्क व खनिज की, ठीक है। ये दोनों हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आता है कि कोई भी मेटल्स, जब भी हम मेटल्स हमने पढ़ा, नॉन मेटल्स हमने पढ़ा, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि ये जो है हम अगर आयरन को देखते हैं तो क्या ये आयरन नेचर में हमको उसी रूप में मिला या हमने उसको किसी प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया है। तो हमारे सामने एक जो है टर्म आता है मिनरल्स, खनिज, ठीक है। तो खनिज क्या है? जो भी पदार्थ हमको, जो भी सब्सटेंसेस जिसमें हमको मेटल्स मिलता है वो नेचुरली जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलता है भू प्रॉपर्टी में, जमीन के नीचे अगर हम बात करें भूमि के जो है गर्भ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज या फिर मिनरल्स उसको हम बोलते हैं। तो ऑल द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। अर्थात खनिज वे पदार्थ हैं जिनमें हमको धातु मिलता है, लेकिन वो धातु के वो पदार्थ जो हमको प्राकृतिक रूप से भू प्रॉपर्टी में प्राप्त होता है, दैट इज नोन एज बेसिकली मिनरल्स या खनिज उसको हम बोलते हैं। बट अगर हम बात करें ओर्स की, तो अयस्क,
अयस्क से भी हमको मेटल्स मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं इकोनॉमिकली। बोलने का मतलब जहां से हमको आर्थिक रूप से कम खर्च हो, मतलब एक प्रकार से हम बोलें कि इकोनॉमिकली वायबल हो, हमारे लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, ऐसी जगह से जब हम मेटल निकाल रहे हैं, ऐसे पदार्थ से जब हम धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो उस पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मिनरल्स से भी हमको मेटल्स मिलते हैं और से भी हमको मेटल्स मिलते हैं। तो क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? तो एक सिमिलैरिटीज है कि ये बात आपको जानना है कि सारे ओर्स जो है मिनरल्स हैं, सारे ओर्स क्या है, मिनरल्स है। मतलब सभी के सभी अयस्क अपने आप में एक खनिज होते ही हैं, लेकिन क्या सभी खनिज अपने आप में अयस्क हैं? ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जांपल, सबसे आसान सा एग्जांपल मैं लेता हूं, क्ले का एग्जांपल और बॉक्साइट का एग्जांपल। जनरली बुक में भी आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। तो क्ले और बॉक्साइट दोनों की अगर हम बात करें तो क्ले भी एल्यूमिनियम का, उससे भी हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और बॉक्साइट से भी एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। लेकिन क्या दोनों से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं एल्यूमिनियम? तो जी नहीं। क्ले से हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जितना खर्च करके हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे उतना एल्यूमिनियम को हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। ठीक है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम वी आर गेटिंग फ्रॉम क्ले, वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, उतना हमको उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा जितना हमने खर्च किया है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि बॉक्साइट का अगर एग्जांपल ले, तो बॉक्साइट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बॉक्साइट से जब हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो वहां से हमको क्या होगा, उस एल्यूमिनियम जो हमको प्राप्त हुआ है बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा, हमको फायदेमंद होगा उसको बेचने से। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर हम बोले जहां हमको आर्थिक रूप से कम खर्च करना पड़ता है और फायदा ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और जहां से हमको फायदा नहीं होता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली खनिज बोल देते हैं। तो अयस्क एक प्रकार से खनिज ही है, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, इसको हम मतलब एक प्रकार से अगर हम बोले तो मिनरल से ही हम अलग करके अयस्क की परिभाषा निकाले हैं। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम आसानी से और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में, फायदा के साथ में जब हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओर्स बोल देते हैं। और बाकी जो बच गए जिनसे हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं या हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, दैट इज नोन एज मिनरल्स। तो यहां से आपको याद रखना है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी अयस्क क्या हैं, खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। जैसे हम पाई चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बोल सकते हैं, अगर जो अंदर वाला है वो बेसिकली क्या है, ओर है, और बाहर का क्या है, मिनरल है। ठीक है, मिनरल बोलने का मतलब जनरली आप ऐसे जो है सॉल्व करते हैं तो सभी और क्या है, मिनरल है, लेकिन सभी के सभी मिनरल जो है और नहीं है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो नेटिव फॉर्म होते हैं किसी मेटल्स के, अर्थात प्राकृतिक रूप से आपको धातु किससे मिल रहा है वो उसका प्राकृतिक रूप है, या उसको हम नेचर में जैसा उसका मिलता है उसको हम बोल सकते हैं। और जो है आर मिनरल्स डिपॉजिट्स, मतलब जहां पर खनिज के आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली ओर्स बोलते हैं। ठीक है, ये गैंग क्या होता है इसको हम जो है देखेंगे कि यहाँ पर कॉमर्शियली वैल्यूज मटेरियल लाइक सॉइल, सैंड, ये जो अगर हमको मेटल्स में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। मतलब मेटल्स के अलावा वैल्यूलेस मटेरियल, मतलब जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, मेटल है, उसके अलावा कोई भी चीज आपको जो है दिखेगी इन मिनरल्स में तो वो क्या कहलाएंगे, गैंग कहलाते हैं। इसको आपको याद रखना है, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हमने जो है इंपॉर्टेंट मेटल्स और उससे जो क्या बोलते हैं हमको, जो उसके मिनरल्स हैं या जिसको ओर्स बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ओर की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके ओर्स की हम बात कर रहे हैं, अयस्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके ओर्स की, अयस्क की। तो ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली यहीं से पूछे जाते हैं कि एल्यूमिनियम का इनमें से कौन सा ओर है, कौन सा नहीं है, या अयस्क है या नहीं है। वो आपको 4-5 लिस्ट दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, जंबल कर देगा। तो ये बात आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट और बेसिकली केओलिनाइट, ये आपको याद रखना है। ये क्ले का फॉर्म है, तो ये इसका है। आयरन की बात करें तो आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस
कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर पाइराइट, मैलाकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, ये जो है एग्जांपल के तौर पे आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। और जिंक की अगर हम बात करें, जिंक ब्लेंड, कैलामिन और जिंकाइट, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन इन्हीं चार से ही पूछे जाते हैं और यहीं पर चार मैंने आपको जो है यहाँ पर दिया है। आप चाहे तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला दे देता है नाम की बजाय और वैसे भी आपको पूछ लेता है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आप चाहे तो इन फॉर्मूला को भी जो है यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही है, इनको डिटेल में पढ़ना होता है और वहाँ पर तो आपको लिखना भी होता है मेंस में। तो ये आपको कहीं ना कहीं मेंस में ही पढ़ना है, तो बेटर है कि आप ये पूरे टेबल को जो है नोट डाउन करके याद कर लें उसके फॉर्मूला के साथ में, ठीक है। अब हमको कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली इनसे न पूछ के थोड़ा घुमा के भी पूछता है, तो वो घुमा के किस प्रकार से पूछता है उसको हम देखते हैं। तो जो ओर्स होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें कि अयस्क के प्रकार की अगर हम बात करें तो कई अयस्क ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। किस रूप में रखते हैं? ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ठीक है। कई अयस्क आपको कार्बोनेट के रूप में देखने को मिलेंगे, कार्बोनेट के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई अयस्क आपको सल्फाइड के रूप में देखने को मिलेंगे, कई अयस्क आपको सल्फाइड के रूप में देखने को मिलेंगे और कई अयस्क आपको हैलाइड के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरली इन तीन से क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेगा कि मतलब आयरन के जो है आपको दे दिया और उसमें पूछा कि इनमें से कौन सा अयस्क, आयरन का कौन सा अयस्क जो है कार्बोनेट अयस्क है, या फिर आपको पूछ लेगा आयरन का कौन सा अयस्क जो है सल्फाइड अयस्क है। तो उसमें आपको याद रखना है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए कि हेमेटाइट कौन सा अयस्क है, तो हेमेटाइट में खाली ऑक्सीजन है, आयरन ऑक्साइड है ये, तो ये ऑक्साइड और है। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्साइड और इसके अलावा सीडेराइट की अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखिए, सीडेराइट जो है वो क्या है? कार्बोनेट और है। आयरन पायराइट की अगर हम बात करें तो आयरन पायराइट जो है सल्फाइड और है। तो अभी हमने देखा आयरन के दो और जो हैं, दो अयस्क, वो क्या है? ऑक्साइड है। एक उसमें से कार्बोनेट है सिडेराइट, और आयरन पायराइट की अगर हम बात करें तो ये जो है किसका एग्जांपल है? सल्फाइड और का एग्जांपल है। तो आयरन पायराइट इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली सल्फाइड और। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर आपको पूछ लिया जाए कॉपर का, अगर हम पूछें कि बेसिकली जो उसमें सल्फाइड और कौन सा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कॉपर पायराइट जो है, याद रखना पायराइट वर्ड जहां पर यूज हुआ है, देखिए आयरन पायराइट ये भी सल्फाइड और है, कॉपर पायराइट ये भी क्या है? सल्फाइड और है। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर फार्मूला आपको याद है ना, तो आप उसे कंस्टिट्यूएंट को देख पाएंगे, तो वहां से आप पहचान लेंगे कि सल्फाइड और है, कार्बोनेट और है, या कौन सा और है। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें से एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब ऑक्साइड और है, ठीक है। बॉक्साइट ऑक्साइड मिलता जुलता है, याद रखिएगा। कॉपर, कॉपर की बात करें तो क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O, ठीक है, वो ऑक्साइड और है। आयरन की बात करें तो उसमें हेमेटाइट हो गया, ये 3 नीचे होगा। हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट जो है वो क्या है? ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट भी ऑक्साइड है, ठीक है। सीडेराइट क्या है? कार्बोनेट है, आपको याद रखना है। टिन की बात करें तो टिन का कैसेटराइट होता है, इसको आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन ओर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप जो है अपने छत्तीसगढ़ के सिलेबस में आप मिनरल्स पढ़ते हैं, उन मिनरल्स के बारे में आपको याद रखना है और उनकी प्राप्ति कहाँ पर होती है इसको भी आपको याद रखना है। मतलब उनके खदान कहाँ पर होते हैं उनको आपको याद रखना है, कि उनसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। खासकर आयरन की अगर हम बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, मैंगनीज की बात करें, तो इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो उनके लोकेशन के बारे में याद रखें। तो साइंस से तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इन्हीं और के क्वेश्चंस जो हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर कहाँ मिलता है, मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, जिंक कहाँ मिलता है, उनके फेमस जो ओर्स हैं, खदान है, उनके बारे में आपको छत्तीसगढ़ में एज वेल एज इंडिया में ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से भी पूछे गए हैं। तो वहाँ ज्योग्राफी से अगर पूछेगा तो उनके माइंस के लोकेशन से पूछेगा कि वो पर्टिकुलरली कहाँ से मिलते हैं। लेकिन अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा तो सिंपली उनके फॉर्मूला से, उनके टाइप्स ऑफ ओर से जनरली क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार से कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम का जो कार्बोनेट है उसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ये स्मॉल ए हो जाएगा। इसके अलावा जिंक की बात करें तो कैलामाइन, ठीक है, ये जिंक कार्बोनेट है। आयरन की बात करें तो सीडेराइट। ये 3 आपको याद रखना है, जनरली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फाइड से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जिंक का जिंक ब्लेंड, ठीक है, ZnS बोलते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर ग्लैंड Cu2S। लेड की अगर हम बात करें तो गैलेना, लेड PbS।
मरकरी की बात करें तो सिनेबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा गया है। सिनेबार की हम बात करें तो HGS मरकरी का जो है वो सल्फाइड ओर है। इसी प्रकार से हैलाइड ओर की बात करें तो सोडियम का यहाँ पर देखिए रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट NaCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है, या कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं ये पूछा गया है, तो सोडियम क्लोराइड को ही बोलते हैं, आपको याद रखना है। टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरोस्पार CaF2, ये भी जो है आपका फ्लोराइड और है। सिल्वर की बात करें तो हॉर्न सिल्वर, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ओर्स के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स एंड ऑल्सो हैलाइड ओर्स के बारे में डिस्कशन किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सट्रैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, धातुओं के निष्कर्षण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। धातुओं का निष्कर्षण आपको मेंस के लिए पढ़ना है, नो डाउट बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन पक्का तो आएगा 8 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आयरन का एक्सट्रैक्शन और कॉपर का एक्सट्रैक्शन पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में है, लेकिन यहां पर जो है उसके फंडामेंटल से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, जनरली उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को फोकस करना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो 3 स्टेज कौन से हैं जिससे बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। तो पहले तो आपको वही याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं, पहला, सेकेंड और थर्ड। कौन कौन से ये स्टेप? सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलने का मतलब इसको हम बोलते हैं सांद्रण करना। अभी क्या होता है इसको हम समझेंगे। सेकंड जो है, सेकंड है आइसोलेशन, सेकंड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया? आइसोलेशन का मतलब हो गया पृथक्करण। पृथक्करण किसका पृथक्करण? मेटल्स का, धातु का पृथक्करण। और तीसरा हो गया प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शोधन। तो ये 3 स्टेप्स बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं जिसमें कोई भी मेटल को निष्कर्षित किया जाता है। सबसे पहले को समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए कोई भी अयस्क हम लेते हैं, बॉक्साइट लिया हमने मान लीजिए, या आयरन पायराइट ले लिया, कॉपर पायराइट ले लिया, कुछ भी हमने और लिया है, और उससे कंसर्न मेटल को हमको क्या करना है, अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने का मतलब हम ये देखते हैं कि जो भी मेटल का मिनरल्स ओर्स है, अयस्क है, उसमें मेटल्स के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज अर्थात अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब एक प्रकार से बोलेंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उससे इंप्यूरिटी निकालना, वोलेटाइल इंप्यूरिटी निकालना, वाष्पशील अशुद्धियों को क्या करना, अलग करना। जो हम फिजिकल तरीके से कर सकते हैं वो यहां पर हम करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर कंसंट्रेशन ऑफ ओर या अयस्क का सांद्रण बोलने का मतलब यह है कि उस मेटल ओर में, उस अयस्क से जो इंप्यूरिटीज हम आसानी से निकाल सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए, वो हमको जो है वहां पर करनी होती है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, उसको हम देखेंगे। आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन मतलब जो हमको सांद्रित अयस्क मिला, कंसंट्रेटेड ओर मिला, उसको हम क्या करते हैं, कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, वहां पर उससे क्या करते हैं, उनका मेटल्स को अलग कर लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में जो हमको मेटल मिलता है ना, धातु मिलता है, वो अशुद्ध होता है, इंप्योर होता है। फिर उसको क्या करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, शोधन करेंगे। तो उसके लिए तीसरा स्टेप। तो सारी चीजें इन 3 स्टेजेस में ही कंप्लीट होती है। 3 फंडामेंटल स्टेजेस को आपको याद रखना है कि ये क्या स्टेजेस है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कैसे वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो और हमने लिया, उसका कंसंट्रेशन किया। क्या किया हमने, उसका कंसंट्रेशन किया, मतलब कि उसका हमने क्या किया, सांद्रण किया। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका हमने सांद्रण किया। सांद्रण करने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके बोलने का मतलब अलग अलग विधियां हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण विधि है एक, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्रेविटेशनल मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी हैवी मेटल है जो बेसिकली हैवी है नेचर में, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन।
अगर मैं बोलूं कि आयरन को हम उसके अयस्क से सबसे शुरुआत में सांद्रण किस प्रकार से करते हैं, तो सिंपली हम उसको हम क्या करते हैं, एक ऊंचाई से गिराते हैं, और ऊंचाई से गिराने के बाद में क्या होता है, जो फैन चालू करते हैं एक साइड से, तो जो उसका लाइटर जो उसका पार्ट होता है वो दूर गिर जाता है, और जो हैवी पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से उसको हम अलग कर लेते हैं। या उसमें हम मैग्नेटिक जो है सेपरेशन मेथड का भी, चुंबकीय पृथक्करण मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ये जो है मैग्नेट के प्रति जो है आपको पता होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चुंबकत्व का गुण होता है, जिसके कारण से उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आयरन के लिए तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से एक मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि बोलते हैं। सल्फाइड और जितने भी होते हैं, जनरली सल्फाइड और जो भी होते हैं उनका पृथक्करण या उनका कंसंट्रेशन सांद्रण जो है हम किससे करते हैं, फेन प्लवन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो आप नोट कर ले। जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड और होते हैं, जैसे कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, ऐसे कुछ पायराइट वाले जो हैं जिसमें सल्फर होता है, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका सांद्रण करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर पायराइट का अगर आपको सांद्रण करना है, कंसंट्रेशन करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फेन प्लवन विधि का, अर्थात फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसका एक तरीका है, ठीक है, इसका एक प्रकार है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर कुछ उसके टाइप्स देखे। अब हम बात करते हैं कि मेटल के अलग अलग रिएक्टिविटी के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेटल बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, मतलब जिनका क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होता है, अधिक क्रियाशील जो होते हैं, अधिक क्रियाशील जो होते हैं, उन मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें, उन मेटल्स के बारे में बात करें, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अर्थात अगर हम बात करें तो सीधे हम विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये हमने कल जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिकली रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स। उसमें हमने देखा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हाईली रिएक्टिव हैं। इनमें अगर हम बात करें, हालांकि ये ऊपर के भी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव में आते हैं, लेकिन हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट इज वाई इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जिंक की, आयरन की, लेड की और कॉपर की, तो इसमें हम कार्बन का यूज करके बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जबकि सिल्वर और गोल्ड की बात करें ना, तो ये अपने प्रकृति में जो है, अपने नेचर में जनरली फ्री स्टेट में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में ही जो है आपको ये मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंप्योरिटी उसमें नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन जो मेटल्स जो है मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं और लो रिएक्टिविटी के होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें पहले स्टेज के बाद में, अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे स्टेज में। दूसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, कोई भी मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है, अगर उसका कार्बोनेट ओर है या फिर सल्फाइड ओर है, उसके अनुसार से हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यहां आपको ध्यान रखना है, जब भी कार्बोनेट ओर होता है तो उसका कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन बोलने का मतलब क्या होता है, निस्तापन। निस्तापन किया जाता है। निस्तापन किसके लिए किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क के लिए किया जाता है। जबकि सल्फाइड ओर में क्या करते हैं, हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग बोलने का मतलब क्या होता है, भर्जन। ये बात आपको याद रखना है। तो कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन, जो कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रोस्टिंग जिसको हम भर्जन बोल रहे हैं, जो सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मान लीजिए आयरन का कोई कार्बोनेट ओर है, तो उसको हम कैसे बेसिकली आइसोलेट करेंगे, कैल्सिनेशन का इस्तेमाल करके। जबकि अगर मान लीजिए सल्फाइड अयस्क की बात कर रहे हैं तो वहां हम रोस्टिंग, भर्जन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इनके जरिए हम कर क्या रहे हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के जरिए हम कर क्या रहे हैं, मेटल को उनके ऑक्साइड में बदल रहे हैं। मेटल को उनके क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में बदल रहे हैं। उसके बाद फिर उसका ऑक्सीजन को हम निकालेंगे, मतलब अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और बाद में आपको जो है जो मेटल मिलेगा उसका हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। लो रिएक्टिविटी में जनरली सल्फाइड ओर्स आते हैं, उनका हम भर्जन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फिर वो मेटल मिलेगा, फिर उसका क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कुछ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम कैल्सिनेशन करते हैं, तो कैल्सिनेशन के दौरान में आपको जो है एयर
का जो अमाउंट है वो बहुत कम रखना होता है, या एब्सेंस ऑफ एयर बोल सकते हो, ठीक है, या फिर बहुत लो अमाउंट ऑफ एयर, या फिर एब्सेंस ऑफ एयर आपको याद रखना है। जबकि सल्फाइड जो वाला जो है, जो वर्जन हम करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो यहां पर एयर होना चाहिए, एयर यहां पर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जबकि यहां पर एयर पर्याप्त मात्रा में नहीं होना चाहिए। कैल्सिनेशन में एयर का अमाउंट बहुत लो या तो एब्सेंस ऑफ एयर में आपको कैल्सिनेशन करना होता है। जबकि रोस्टिंग में क्या करना होता है, रोस्टिंग में आपको याद रखना है कि रोस्टिंग के प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए, मतलब वहां पर एयर की मौजूदगी चाहिए। ये बात आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ रोस्टिंग से क्या मिलता है आपको, जब भी रोस्टिंग होता है वहां से आपको SO2 गैस निकलता हुआ दिखेगा। कौन सा गैस निकलता हुआ दिखेगा, SO2 गैस। जबकि कैल्सिनेशन से आपको CO2 गैस निकलता हुआ दिखेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर रोस्टिंग आपको SO2 गैस निकलता हुआ दिखेगा, भर्जन के पश्चात आपको SO2 गैस निकलता हुआ दिखेगा। बट इन केस ऑफ कैल्सिनेशन आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पर जो गैस जो है रिलीज होता हुआ दिखेगा। इसको आपको याद रखना है। ये सब चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से जो धातु हैं उसमें क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम बात करें कि किस किस मेथड का इस्तेमाल होता है प्यूरिफिकेशन के लिए भी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल होता है, इनके लिए कार्बन का इस्तेमाल होता है, और ये जो है प्रकृति में मुक्त रूप में मिलते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है टफ प्रोसेस नहीं होता है उनके एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ तक हमने जो है बेसिकली डिस्कस कर लिया है सारे। यहाँ पर हमने प्रोसेसेस के बारे में, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स के बारे में, और उसके बाद में उसका क्या होगा, रिफाइनिंग होगा। रिफाइनिंग के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वैन अर्केल मेथड होता है। तो उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस के लिए पूछा जाता है। यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है, जनरली आज के वीडियो से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, तो जनरली क्वेश्चंस और से पूछे जाते हैं अलॉय से। अलॉय जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ देगा कि ब्रास में या ब्रोंज में, ठीक है, आपको कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, उसमें 4 ऑप्शन देगा, कॉपर के साथ जिंक, कॉपर के साथ टीन, इस प्रकार के ऑप्शंस देंगे आपको। तो उसको आपको याद रखना है, उनके यूजेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अलॉय के जो है डेफिनेशन इटसेल्फ से, परिभाषा से, मिश्र धातु के, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो ओर्स, उसके फॉर्मूला, और कौन कौन सा और उसका कार्बोनेट है, ऑक्साइड और है, वो सारे जो टेबल मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इन टेबल से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो एक ये और एक ये, इन दोनों को आप जो है अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस जनरली आपके प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं जनरली इन्हीं से ही आपको जो है टकराएंगे। तो इतना आप जो है कवर कर लें, और उसके बाद उसका प्रोसेस मैंने आपको जो है यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो उसका एक्सट्रैक्शन और अलॉयज वाला सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम थोड़ा सा कोरोजन के बारे में देखेंगे, और फिर जो है हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे नए टॉपिक की ओर। केमिस्ट्री में ही कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मूला से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके उपयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।